सुबह के 9:12 राजस्थान, कोटा। एक साधारण आदमी राजू रोज की तरह काम पर निकलने से पहले एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद उसकी बाइक अचानक झटके खाने लगी और सड़क के बीचों बीच बंद हो गई। अजीब है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई गाड़ियां आ चुकी हैं। क्या राजू की बाइक खराब हुई थी या कुछ और खराब था? यही सवाल हमें इस इन्वेस्टिगेशन तक लेकर आया। राजू अकेला था। पिछले कुछ महीनों में ऐसी हजारों शिकायतें इंटरनेट पर दिखने लगी, लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और थी। जितनी तेज शिकायतें बढ़ रही थीं, उतने ही आत्मविश्वास से सरकार कह रही थी E20 सुरक्षित है। तो क्या हजारों लोग गलत थे, या फिर कहानी का कोई ऐसा हिस्सा था जो हम देख ही नहीं रहे थे? एक तरफ सरकार कहती है E20 भारत के भविष्य का फ्यूल है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग अपनी खराब गाड़ियों की कहानियां सुना रहे थे। दोनों की बात एक साथ सही कैसे हो सकती है? अगर हम बिना जांच किए किसी एक पक्ष पर यकीन कर लें तो इन्वेस्टिगेशन यही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा मकसद सही या गलत साबित करना नहीं, बल्कि सच तक पहुंचना है। यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मॉलिक्यूल तक पहुंची जिसने पूरी बहस की दिशा बदल दी। एथेनॉल। हर इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा किरदार होता है जिस पर सबसे पहले शक किया जाता है। इस कहानी में वो किरदार है एथेनॉल। लेकिन क्या हमने कभी समझने की कोशिश की कि आखिर एथेनॉल है क्या? सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। एथेनॉल कोई नया केमिकल नहीं है। यह दशकों से फ्यूल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता आया है। लेकिन इस मॉलिक्यूल की एक खासियत पूरी कहानी बदल देती है। पेट्रोल और पानी एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन एथेनॉल दोनों के साथ मिल सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और यहीं से शुरू होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन। रुकिए, अगर समस्या सिर्फ एथेनॉल होती तो दुनिया के दूसरे देश इसे सालों से क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और यहीं से इन्वेस्टिगेशन भारत से हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील तक पहुंच गई। आपने शायद बचपन में देखा होगा, पानी और तेल एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन एथेनॉल अलग है। एथेनॉल ऐसा मॉलिक्यूल है जो पेट्रोल ब्लेंड में भी रह सकता है और वाटर के साथ भी मिल सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर टैंक में पानी आ जाए तो कहानी बदल जाती है। रुकिए, यहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। लोग अक्सर सुनते हैं कि इथेनॉल हवा से पानी खींच लेता है, लेकिन पूरी बात इतनी सरल नहीं है। यानी सिर्फ इथेनॉल का होना समस्या नहीं है। असल सवाल है, क्या फ्यूल के अंदर पानी पहुंचा? और अगर पहुंचा तो कितना? बस यहीं से शुरू होता है वह साइंटिफिक प्रोसेस जिसका नाम है फेज सेपरेशन। यही पूरी कहानी एक नए मोड़ पर आती है, क्योंकि एथेनॉल में एक ऐसी खासियत है जो पेट्रोल में नहीं होती। वैज्ञानिक इसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं, यानी एथेनॉल की पानी के प्रति प्राकृतिक अफिनिटी या रुझान। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार फ्यूल टैंक अपने आप पानी से भर जाएगा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर फ्यूल के संपर्क में पानी आ जाए तो एथेनॉल उसे आसानी से अपने साथ रख सकता है। अब यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर इथेनॉल पानी को अपने साथ रख सकता है, तो क्या यही राजू की बाइक के साथ हुआ? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ध्यान दीजिए, सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक होना समस्या नहीं है। अगर पानी बहुत कम मात्रा में है, तो फ्यूल अब भी एक समान मिश्रण बना रह सकता है। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की सबसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक डिस्कवरी। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। इथेनॉल की हाइग्रोस्कोपिक नेचर अपने आप इंजन खराब नहीं करती। असली समस्या तब शुरू होती है जब ईंधन में पानी इतना बढ़ जाए कि इथेनॉल उसे अपने साथ लेकर पेट्रोल में घुला नहीं रख सके। यानी एक सीमा के बाद फ्यूल अपना संतुलन खो देता है। और इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में फेज सेपरेशन कहा जाता है। जब फेज सेपरेशन होती है, तब फ्यूल 2 हिस्सों में बंट सकता है। ऊपर पेट्रोल की परत रह जाती है, जबकि नीचे एथेनॉल और वाटर का भारी मिश्रण जमा हो सकता है। यही सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है।
क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों का फ्यूल पंप टैंक के निचले हिस्से से फ्यूल खींचता है। अगर नीचे बनी यही परत इंजन तक पहुंच जाए तो गाड़ी में मिसफायर, जर्किंग, स्टार्टिंग प्रॉब्लम या इंजन स्टॉल जैसी समस्याएं आ सकती हैं। रुकिए, अगर यही सच है तो क्या इंटरनेट पर वायरल होने वाले सभी वीडियो सही हैं? जरूरी नहीं, क्योंकि सिर्फ बोतल में 2 परतें दिख जाना यह साबित नहीं करता कि पेट्रोल पंप ने मिलावटी ईंधन दिया था। एक ही वीडियो देखकर निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है। किसी मामले में कारण पानी हो सकता है, किसी में खराब स्टोरेज, किसी में लंबे समय तक खड़ी गाड़ी और किसी मामले में फ्यूल क्वालिटी की अलग समस्या। यही कारण है कि हर शिकायत का जवाब एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर फेस सेपरेशन इतना बड़ा खतरा है तो एक सवाल अब भी बाकी है। ब्राजील, जहां करोड़ों गाड़ियां वर्षों से इथेनॉल ब्लेंड पर चल रही हैं, वहां हर सड़क पर ऐसी समस्याएं क्यों नहीं दिखाई देती? क्या उन्होंने कोई ऐसी गलती होने ही नहीं दी जो हम कर रहे हैं? अगर इथेनॉल अपने आप इंजन खराब कर देता तो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल भारत में नहीं, ब्राजील में होना चाहिए था। क्योंकि ब्राजील कोई छोटा प्रयोग नहीं है। वहां लाखों नहीं, करोड़ों वाहन वर्षों से इथेनॉल ब्लेंड और फ्लेक्स फ्यूल सिस्टम पर चल रहे हैं। तो फिर ब्राजील की सड़कें खराब इंजनों से क्यों नहीं भरी हुई? यही मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद हम गलत सवाल पूछ रहे थे। सवाल यह नहीं था कि एथेनॉल अच्छा है या बुरा। सवाल यह था, क्या हर इंजन, हर फ्यूल सिस्टम और हर फ्यूल सप्लाई एथेनॉल के लिए एक जैसी तैयार है? ब्राजील में केवल फ्यूल नहीं बदला, गाड़ियां भी बदली। फ्यूल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कई मटेरियल्स बदले, यानी फ्यूल बदलने के साथ टेक्नोलॉजी भी बदली। लेकिन अगर एक पुरानी गाड़ी जिसे कभी इथेनॉल ब्लेंड के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया और दूसरी तरफ एक आधुनिक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, दोनों की तुलना एक ही तराजू पर की जाए तो क्या वह तुलना सही होगी? हर गाड़ी, हर इंजन और हर फ्यूल सिस्टम की कहानी अलग हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर ब्राजील ने हमें यह सिखाया कि सही इंजीनियरिंग से एथेनॉल के साथ गाड़ियां चल सकती हैं, तो भारत में कुछ लोगों की शिकायतें आखिर आ कहां से रही हैं? क्या गलती इंजन में है या इंजन तक पहुंचने वाले फ्यूल में? यही हमारी इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ गई। अब तक हम एथेनॉल की केमिस्ट्री समझ चुके हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। अगर सही फ्यूल, सही इंजन और सही स्टोरेज के साथ E20 सामान्य रूप से चल सकता है, तो फिर कुछ लोगों की गाड़ियां खराब क्यों हुई? क्या समस्या फ्यूल में थी या फ्यूल के सफर में? क्योंकि रिफाइनरी से निकलने के बाद फ्यूल सीधे आपकी गाड़ी तक नहीं पहुंचता। उसका एक लंबा सफर होता है। रिफाइनरी, फिर ऑयल डेपो, फिर टैंक लॉरी, फिर पेट्रोल पंप और आखिर में आपकी गाड़ी। अब जरा सोचिए, अगर इस पूरी सप्लाई चेन में किसी भी एक जगह फ्यूल की क्वालिटी खराब हो जाए तो दोष किसका होगा? एथेनॉल का या उस गड़बड़ी का? इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक और चौंकाने वाली बात मिली। भारत में फ्यूल थेफ्ट और फ्यूल अडल्टरेशन के मामले केवल अफवाह नहीं हैं। समय समय पर पुलिस ने अलग अलग राज्यों में ऐसे रैकेट पकड़े हैं जहां टैंकरों से ईंधन चोरी कर अवैध बिक्री और मिलावट के आरोप सामने आए। यानी फ्यूल सप्लाई चेन में अपराध होना एक वास्तविक समस्या है। लेकिन यहीं रुकना बहुत जरूरी है। फ्यूल थेफ्ट के मामले मिलना यह साबित नहीं करता कि E20 से जुड़ी हर शिकायत का कारण भी वही है। मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों ने दावा किया कि रास्ते में टैंकर से E20 पेट्रोल निकालकर उसकी जगह कोई दूसरा लिक्विड या एक्स्ट्रा एथेनॉल मिला दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से फ्यूल क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। लेकिन आज तक ऐसा कोई सार्वजनिक वैज्ञानिक या सरकारी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करे कि यही प्रक्रिया पूरे देश में E20 से जुड़ी शिकायतों का मुख्य कारण है। इसलिए इसे फैक्ट नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई एक हाइपोथेसिस माना जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बात साफ हो गई, हर शिकायत की वजह एक जैसी नहीं होती। कहीं पुरानी गाड़ी जिम्मेदार हो सकती है, कहीं वाटर कंटेमिनेशन, कहीं गलत स्टोरेज और कहीं फ्यूल क्वालिटी। यानी सिर्फ E20 को हर समस्या का कारण मान लेना भी सही नहीं, और ये कहना कि E20 से कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती,
ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। अब वापस चलते हैं राजू की बाइक के पास। जब मैकेनिक ने फ्यूल टैंक खाली किया तो उसमें 2 अलग-अलग परतें दिखाई दी। पहली नजर में लगा किसी ने पेट्रोल में पानी मिला दिया है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन ने बताया अगर फ्यूल में पर्याप्त पानी पहुंच जाए तो फेज सेपरेशन भी बिल्कुल ऐसा ही दृश्य बना सकती है। लेकिन राजू की बाइक में असली वजह क्या थी? वाटर कंटेमिनेशन, पुअर फ्यूल क्वालिटी या कोई दूसरी तकनीकी समस्या? बिना लेबोरेटरी टेस्ट इसका जवाब देना ईमानदारी नहीं होगी। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ है, इस कहानी का सबसे बड़ा विलन सिर्फ एथेनॉल नहीं है। असल सवाल है, क्या आपकी गाड़ी तक पहुंचने वाला फ्यूल वही क्वालिटी लेकर पहुंच रहा है जिस क्वालिटी के साथ वह रिफाइनरी से निकला था? और यहीं से इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं बल्कि और गहरी हो जाती है। अगले भाग में हम पता लगाएंगे रिफाइनरी से पेट्रोल आपकी गाड़ी तक पहुंचता कैसे है और फ्यूल थेफ्ट के पकड़े गए मामलों में आखिर होता क्या था। क्या रास्ते में फ्यूल बदलना सचमुच आसान है? फ्यूल टैंकर को सील कैसे किया जाता है? अगर आप भी द एथेनॉल फाइल पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखो द एथेनॉल फाइल 2। आपके कमेंट के बिहाफ पर ही अगली वीडियो आएगी। और ऐसे ही यूनिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।